नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। इकोनॉमिक सर्वे जारी हो चुका है 2023-24 का। इकोनॉमिक सर्वे बीते हुए वर्ष का होता है। इसको जारी करने के बाद में सरकार के द्वारा बजट जारी किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे पर क्या संभावित एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जो लगातार पूछे भी जाते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन संभावित एमसीक्यूज़ में लगभग 30 एमसीक्यूज़ हमने यहाँ पर आपके लिए बनाए हैं, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसको आराम से आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं। बाकी जो ये एमसीक्यूज़ हैं, इनकी व्याख्या भी बड़ा महत्व रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रश्न में कई बार नहीं आ पाती, तो व्याख्या में दे दी जाती है। तो जिन लोगों ने ऐप पर ये कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उन लोगों को हम यहाँ पर ये पीडीएफ भी दे देंगे, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी लोग उसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहला सवाल हम लेते हैं 2023-24। कुछ सवाल इसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, कुछ सवाल ऐसे भी हम कराएंगे जो कि आपके सामान्य सवाल होंगे, जैसे वन लाइनर सवाल आप कह सकते हैं। दोनों तरीके के सवालों के द्वारा इसको कवर करने की कोशिश की गई है। 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में कृषि और खाद्य प्रबंधन के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर 4.18% की औसत वृद्धि दर्ज की है। ये पहला स्टेटमेंट है, सत्य आपको बताना है। और 31 जनवरी 2024 तक बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ रुपए की 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। तो ये दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। जब एग्रीकल्चर सेक्टर से आपसे पूछा जाएगा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र के संबंध में आर्थिक समीक्षा में क्या कहा गया, तो आप इसको बताएंगे। जो शिक्षा सहित कृषि अनुसंधान में प्रत्येक रुपये में से, मतलब प्रत्येक रुपये से 13.85 रुपये का प्रतिफल मिला है, ऐसा भी इसमें कहा गया है। इसी के दौरान आप बात करेंगे सूक्ष्म सिंचाई की, तो 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत। कृषि आय में सुधार बताया जा रहा है कि हुआ है, विकास केंद्रों को बढ़ाया गया है, और जो ये सुधार हुआ है और विकास केंद्र है वो आशाजनक स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो इसका ये प्रश्न भी तैयार करिए, और एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उनको भी आप नोट करते रहिएगा। अगला जो प्रश्न है रोजगार के संबंध में है। पीएलएफएस के अनुसार 45% से अधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में, 11.4% विनिर्माण क्षेत्र में, 28.9% सेवा क्षेत्र में और 13% निर्माण क्षेत्र में नियुक्त है। ऐसा कहा गया है ना? ऐसा कहा गया है। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसकी बात हो रही है, पीएलएफएस की। पीएलएफएस के अनुसार 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में युवा बेरोजगारी दर 2017-18 के 17.8% से घटकर 22-23 में 10% पर आ गई है। इसमें ये आंकड़े जारी किए गए हैं कि 17-18 में 17.8% थी, और भी बेरोजगारी दर घट के 10% पर आ गई है। और इसमें जो युवा की परिभाषा दी जा रही है, वो युवा की परिभाषा भी आपको ध्यान रखना है, 15 से 29 वर्ष के बीच में दी जा रही है। 15 से 29 वर्ष के बीच में ये दी जा रही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में, उसके आधार पर ये बात की जा रही है ना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि युवाओं का जो एज ग्रुप है वो कितने साल का इसमें लिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें यह भी है कि बेरोजगारी दर, वैसे किसी से आप पूछोगे तो सब लोग कहेंगे कि बेरोजगारी दर बढ़ी है, लेकिन इसमें कहा गया है कि बेरोजगारी दर कम हुई है। अगला जो प्रश्न है, ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2014-15 से 10 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार कितना सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, आपसे ये पूछा जाएगा। एक वीडियो मैंने स्लाइड बाय स्लाइड जारी किया था, उसको लाइव डिस्कस किया था, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगा, वो पड़ जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। वो मेन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो एमसीक्यूज है, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 14-15 से अभी तक 15.14, यानी 15-14 करके आप याद कर सकते हैं, इतने लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। 10 जुलाई 2024 तक के आंकड़े इसमें लिए गए हैं, यानी इतना सड़क निर्माण पूरा किया जा चुका है। अगर देखा जाए तो 2014-15 से अभी तक का जो निर्माण हुआ है उसकी बात हो रही है। अगला जो प्रश्न है, विद्यांजलि पहल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। विद्यांजलि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से
सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मजबूत बनाना है। 16 जून 2016 को शुरू की गई यह पहल स्कूलों को भारतीय प्रवासियों से विभिन्न स्वयंसेवकों जैसे युवा पेशेवर, सेवानिवृत्त लोगों से जोड़ने में मदद करती है। ये 2 स्टेटमेंट इसके बारे में दिए जा रहे हैं। विद्यांजलि पहल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देश भर में जितने भी सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से जितने भी सरकारी और सहायता प्राप्त जो सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों को मजबूत बनाने की ये पहल है। और प्रवासी भारतीयों जो युवा पेशेवर हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं, उनको जोड़कर इसमें मदद ली जा रही है। और 16 जून 2016 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। केंद्र सरकार ने इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए थे। तो ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये मेन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको 100-150 शब्दों में तैयार रखिएगा। 2023-24 की आर्थिक समीक्षा, असमानता का संकेतक, गिनी कोफिशिएंट सूचकांक देश के ग्रामीण क्षेत्र के मामले में 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्र के मामले में 0.363 से 0.314 पर आ गए। इस सूचकांक के घटने का तात्पर्य क्या है? यानी कि जो गिनी कोफिशिएंट है, अगर गिनी कोफिशिएंट घटता है तो उसका क्या मतलब होता है? गिनी कोफिशिएंट जो होती है वो जनसंख्या के बीच आय के वितरण की माप है। जनसंख्या के मध्य आय वितरण का माप है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, वितरण की माप ये गिनी कोफिशिएंट होती है ना। गिनी इंडेक्स इटली के एक सांख्यिकी विद थे जिनका नाम था कोराडो गिनी। कोराडो गिनी ने 19, इनका नाम भी याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। कोराडो गिनी ने 1912 में इसको डेवलप किया था। आर्थिक असमानता के पैमाने के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जनसंख्या के बीच आय या संपत्ति के वितरण को यह नापता है। और गिनी गुणांक की रेंज 0% से लेके 100% के बीच में होती है। और 0 का मतलब यह होता है कि 0 मतलब पूर्ण रूप से समानता है ना। और 1 यानी कि 0 से 1 के बीच में, जो 1 होगा यानी कि 100% है। और 0 से 1 के बीच एक का मतलब यहाँ 100% को दिखाता है। तो 0 से 1 आप याद रखिएगा, 100% में मत जाइए। 0 से 1 के बीच में इसका जो माप किया जाता है, इसकी जो वैल्यू आती है, तो 1 अगर आ जाती है गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू, तो ये पूर्ण असमानता को दिखाती है। और अगर 0 आ जाती है तो ये पूर्ण समानता को दिखाती है, अगर 0 कहीं की आ रही है। और यहाँ की कितनी आ रही है? 0.266, 0.314, यानी कि असमानता है। ये क्या है? तो देश में आर्थिक असमानता को दिखा रहा है, लेकिन ये वैल्यू घट रही है, यानी कि देश की आर्थिक असमानता में कमी आ रही है। बस इसको ध्यान रखिएगा। 0 से 1 के बीच में है, 1 का मतलब 100%, बहुत ज्यादा असमानता है। लेकिन आप ये सब मत ध्यान रखिए, आप याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में मापी जाती है। बाकी समझने की चीजें हैं। अगला जो प्रश्न है, 31 मई 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो गई? 31 मई 2024 तक देखा जाए, ये आंकड़े हैं, तो गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी जो स्थापित क्षमता है विद्युत की, उसमें 45.4% ये हो गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45.4%, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में भारत के जो प्रयास है उनका उल्लेख किया गया। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत G20 समूह का एकमात्र देश है जहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि की संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने, ऊर्जा दक्षता को सुधारने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। और 31 मई 2024 तक जो रिपोर्ट आई है उसमें गैर जीवाश्म स्रोतों की जो हिस्सेदारी है वो 45.4% हो गई है ना। जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को भारत ने कम किया है। 2005 में जो स्तर था, 2019 में जो स्तर है, उसमें तुलना की जाए तो 33% की कमी आई है इसमें। यानी कि भारत जिम्मेदार देश है, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब, अमृतकाल की विकास रणनीति 6 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित है, इनमें से कौन सा क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? तो ये जो क्षेत्र है, निजी निवेश को प्रोत्साहन, एमएसएमई का विस्तार, विकास के इंजन के रूप में कृषि, विकास के इंजन के रूप में स्वास्थ्य सुविधाएं, तो इसमें ये तीनों क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। एमएसएमई के विस्तार है, विकास इंजन के रूप में कृषि है, निजी निवेश को प्रोत्साहन है, ऊर्जा बदलाव के लिए हरित स्रोत है इसमें, है ना, शिक्षा रोजगार के अंतर को कम करना और राज्यों की दक्षता का निर्माण, ये 6 क्षेत्र हैं। ये जो है ये क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और इन क्षेत्रों पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखना, क्योंकि अब जो सवाल बन रहे हैं उसमें कई बार थोड़े से टफ करने के चक्कर में सवाल को थोड़ा सा डीप में जाके पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। वैश्विक वस्तु निर्यात में देश की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2024 में 1.8% रही। भारत के सेवा निर्यात में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये दो स्टेटमेंट यहां पर दिए जा रहे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 2024 में जो वस्तु निर्यात है देश की हिस्सेदारी इसमें 1.8% रही है वैश्विक स्तर पे, और भारत के सेवा निर्यात में 4.9%, यानी इतना ये बढ़ा है, इतनी इसमें बढ़ोतरी हुई है। सत्य कथन बताने हैं, दोनों के दोनों यहाँ पर कथन सही हो जाएंगे। सेवा निर्यात हमारे यहाँ बढ़ा है, 2024 में 341.1 बिलियन डॉलर ये रहा है, 341.1 बिलियन डॉलर ये रहा है। बिलियन डॉलर में इसको अगर देखें तो इतना रहा है, ठीक है। आईटी और सॉफ्टवेयर और जो अन्य व्यापार सेवाएं हैं उसमें ये ग्रोथ हुई है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत 2023 में किस स्थान पर है? इसको ध्यान रखिएगा, ये लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है। एक क्वेश्चन अभी आपको और मिलेगा, वहां पर मैं अंतर बताऊंगा। तो भारत की स्थिति इसमें 6 पायदान अच्छी हुई है। पहले ये 44वें स्थान पर था और ये अब 38वें स्थान पर है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? विश्व बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है, तो ये 38वें स्थान पर है। 6 पायदान की इसमें क्या हुई है? 6 पायदान ये घटा है, यानी कि सुधार हुआ है, 44वें से 38वें पे आ गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर कम होकर क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? रिजर्व बैंक का यह अनुमान है 2025 और वित्त वर्ष 2026 में ये कम हो जाएगा, तो 25 में कितना रहेगा महंगाई दर? तो महंगाई दर इन्होंने कहा है कि 25 में ये 4.5% रहेगा और 26 में 4.1% रहेगा, है ना। 24 में ये 4.6% है। नहीं, आईएमएफ कह रहा है कि 24 में 4.6% है और 25 में 4.2% रहेगा। अगर आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ 24 में कह रहा है कि ये 4.6% है और आईएमएफ कह रहा है 25 में ये 4.2% हो जाएगा। रिजर्व बैंक कह रहा है कि ये अभी वर्तमान में देखा जाए तो 4.5% है और ये घटकर 26 में जो हो जाएगा वो 4.1% हो जाएगा। तो अगर आईएमएफ के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो ये बताइएगा, और अगर पूछा जाएगा, और ये 24-25 का है, वो 25-26 की बात कर रहा है, जैसा पूछा जाएगा उस हिसाब से इसका आंसर आप दीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत का बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात पूरी दुनिया में कौन से सर्वाधिक स्तर पर रहा? पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, भारत का बाजार पूंजीकरण जीडीपी अनुपात, तो भारतीय शेयर बाजार का जो बाजार पूंजीकरण है उसी की बात की जा रही है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और जीडीपी अनुपात के तौर पर अगर पूंजीकरण को देखा जाए तो दुनिया में ये 5th स्थान पर रहा है, 5वें स्थान पर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट ये इंक्रीज हुआ है, तो उसी पे ये प्रश्न बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत का माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र किस देश के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो भारत का माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र सबसे बड़ा अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा है चाइना का, और चाइना के बाद में 2nd नंबर पर आता है भारत, इंडिया। तो चीन का नंबर 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के रूप में चाइना और 2nd नंबर पर आ गया है इंडिया। वित्त वर्ष 2024 के दौरान कुल कर संग्रह में प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात कितना रहा है? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यक्ष कर है वो ज्यादा है कि अप्रत्यक्ष कर ज्यादा है? तो प्रत्यक्ष कर ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्स जो है वो 55% है और 45% इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले प्रत्यक्ष पूछा जा रहा है, तो प्रत्यक्ष 55 और अप्रत्यक्ष 45, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष करों का अगर उदाहरण लिया जाए तो जैसे जीएसटी है, माल और सेवा कर है ना, ये अप्रत्यक्ष कर में आएगा। प्रत्यक्ष कर सीधे जो उपभोक्ता पर जो बोझ डालता है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्चतम मूल्य चुकाकर भुगतान उपभोक्ता करता है, सीधे उपभोक्ता, है ना। तो प्रत्यक्ष करों का भुगतान करदाता सीधे सरकार को करता है और कर का भार सीधे करदाता पर पड़ता है, उपभोक्ता पर पड़ता है।
अप्रत्यक्ष करों पर ऐसा नहीं होता है, इनडायरेक्ट जो टैक्स होते हैं क्लास में मैंने सब आपको बताया है, जो लोग कोर्स में होंगे वो जानते होंगे। सकल मूल्य वर्धित जीबीए की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत 2011-12 के मूल्यों की बात की जाए तो रही है? तो ये आपसे अगर पूछा जाए कि ये कितने प्रतिशत रही है तो ये 7.2% रही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। सकल मूल्य वर्धित जीबीए 2024 में 7.2% रही है और ये 11-12 के मूल्यों पर निकाला जा रहा है, ठीक है। और जो शुद्ध कर संग्रह है वित्त वर्ष 2024 में, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 2024 में जो शुद्ध आपका कर संग्रह है वो लगभग 19.1% ये बढ़ा है, ये ध्यान रखिएगा। 19.1% ये शुद्ध कर संग्रह है जिसमें बढ़ोतरी हुई है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024 के दौरान चालू खाता घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में चालू खाता घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? कैड इसको बोलते हैं। तो ये 0.7% रहा है, 0.7%। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2023 में जीडीपी का जो कैड था वो कितना था? वो था 2% के आसपास और इस बार है 0.7%। तो 2023 में ये 2% था और इस बार ये घट के कितना हो गया है? 0.7%, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ मेन एग्जाम की, फाइनली एग्जाम पास करना चाहते हैं, अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, मैटर के लिए भटकना नहीं चाहते हैं, तो हमारे पास ये बैच है हिंदी आलेखन और हिंदी निबंध का, बहुत ही अच्छा बैच है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंक्रीट मटेरियल, कंक्रीट क्लास, बिल्कुल अभ्यास, टेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है मेंस की। अगर आप चाहते हैं बीओ बनना और बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म आने का आप सुनते ही रहते होंगे, तैयारी पहले करें आप। बीओ प्री कम मेन बैच है, उसको आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। हमारे पास आरओ प्री कम मेन बैच भी है, आप आरओ प्री कम मेन बैच ज्वाइन करके बहुत ही नॉमिनल फीस में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, प्री की भी, मेंस की भी। पीसीएस भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। और निबंध में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो ये बैच हमारा ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वित्त वर्ष 2024, इसको हमने देख लिया है, सीएडी की बात कर ली है। भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत रही है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, ये कितना रहा है 2024 में? तो ये आप कहिएगा 8.2%। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो और 3 तिमाहियों में, जो 4 तिमाही होती हैं साल भर में, 3-3 महीने के 4 तिमाहियां होती हैं, 3 तिमाहियों में ये 8% से ज्यादा रही है। तो टोटल अपना निकाला गया तो 8.2% ये आया है। अगला जो प्रश्न है, वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? कितने प्रतिशत ये रहेगी 2024-25 में? क्योंकि ये अभी भविष्य की बात है तो अनुमान की ही बात की जाएगी। तो ये 6.5 से 7% के बीच में बात की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कितनी रहेगी? ये अनुमान है कि 6.5 से 7% के बीच रहेगी, है ना। तो ये इसको देखा जाए तो जोखिम काफी हद तक इसमें संतुलित देखा जा रहा है और बाजार की जो स्थितियां हैं वो काफी ठीक ठाक नजर आ रही है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त वर्ष 23-24 में खुदरा मुद्रास्फीति को 5.4% पर रखने में सफल रहा है, जो कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद से सबसे निचला स्तर है। खुदरा मुद्रास्फीति की बात की जाए, भारत की मुद्रास्फीति दर 2023 में 2 से 6% के लक्ष्य के दायरे में है। 2 स्टेटमेंट यहां पर है, ठीक है। 2023 में 2 से 6% के बीच के दायरे में है कि नहीं है, क्योंकि 5.4% बात यहां पर कही जा रही है, तो सवाल रीजनिंग का हो गया। और ये महामारी के बाद सबसे निचला स्तर है, ये भी बात सही है। और ये 2 से 6 के बीच के दायरे में भी है, तो दोनों बातें यहां पर सही हो जाएंगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर है, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। तो यहां पर दोनों के दोनों यहां पर सही है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद में देखा जाए तो ये खुदरा मुद्रास्फीति का सबसे निचला स्तर है। 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में यह कहा गया है कि कार्यबल में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी धीरे धीरे घटकर 2047 में 25% रह जाएगी। 2023 में ये कितने प्रतिशत थी? यानी कि 23 के आंकड़े देखे जाए तो ये 45.48% है और धीरे धीरे ये घट रही है। 47 में माना जा रहा है
कि ये केवल 25% बचेगी, 25% ये बचेगी, है ना। सभी स्तर पर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां हो, ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका लोगों को मिले, ज़्यादा रोजगार मिले, आर्थिक वृद्धि हो, तो ये होना है। तो इसको आप सकारात्मक मान के चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति को सख्त करने का प्रभाव नहीं हो सकता? एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए रखा है। सख्त मौद्रिक नीति के जो प्रभाव होते हैं तो उसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, बेरोजगारी इससे बढ़ती है, उच्च बेरोजगारी इसका प्रभाव होता है, आर्थिक विकास को धीमा करना इसका प्रभाव होता है ना। आर्थिक विकास में गिरावट आ जाती है, विनिमय दरों में वृद्धि हो जाती है, बचत और निवेश को ये प्रोत्साहित करती है। मुद्रास्फीति के जो मौद्रिक नीति जो सख्त मौद्रिक नीति है उसके ये प्रभाव होते हैं। यहाँ पर लिखा है कि माल के मूल्य स्तर में वृद्धि, माल के मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं होगी। जब सख्त मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी तो ये प्रभाव नहीं होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यही सही आंसर हो जाएगा। इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स, ये गलत दिया हुआ है, ये नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बॉन्ड यील्ड बढ़ने का एक कारण हो सकता है? बॉन्ड यील्ड बढ़ने का एक कारण हो सकता है भाई, अधिकांश जो बॉन्ड होते हैं वो एक निश्चित ब्याज दर पर भुगतान करते हैं। जो ब्याज में दरों में गिरावट, मांग और बॉन्ड की कीमत को बढ़ाने पर और अधिक आकर्षक हो जाते हैं। और यदि ब्याज दरें बढ़ जाएंगी तो निवेशक क्या करेंगे? बॉन्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली कम निश्चित ब्याज दर को पसंद वो नहीं करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी कीमत में फिर गिरावट आने लगेगी। तो यहाँ पर यील्ड बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? यील्ड बढ़ने का कारण ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, बॉन्ड की कीमतों में कमी हो जाएगी, ये दोनों के दोनों कारण यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि यहाँ पर न तो एक और ना ही दो इसी पे रखा गया है, ये दोनों सही है। तो बॉन्ड का ब्याज दरों से उल्टा संबंध होता है। जब पैसे उधार लेने की लागत बढ़ती है, यानी कि ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो बॉन्ड की कीमतें आमतौर पर गिर जाती हैं। और इसके विपरीत भी होता है, अगर उधार लेने की लागत जो है कम होगी, ब्याज दरें कम हो जाएंगी, तो बॉन्ड दरें की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। तो बॉन्ड की कीमतों की कमी से मतलब कीमतों में जो कमी होती है तो उसके प्रतिफल में वृद्धि होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? मतलब किया गया, इसको छोड़िए, 23-24 यहाँ पे करिए, तैयार किया गया, ये प्रश्न रखिए। इसको मैं एडिट करा दूंगा, ये ऐसे लिख गया है। क्वेश्चन नंबर ये 22 है हमारा, ठीक है, तो ऐसे ये लिख गया है, इसको मैं सही करा दूंगा। तो किसके द्वारा ये तैयार किया गया? तो ये तैयार किया जाता है आर्थिक मामलों के विभाग में, जो बजट प्रभाग होता है उसके द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाने वाला ये दस्तावेज है और इसको तैयार इसके द्वारा किया जाता है। और केंद्रीय बजट के एक दिन पहले आमतौर पर इसको प्रस्तुत किया जाता है, जिस दिन केंद्रीय बजट आना होगा उसके एक दिन पहले, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाह के मार्गदर्शन में यह तैयार होता है, आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा, जो आर्थिक अर्थशास्त्र प्रभाग होता है उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस वर्ष में कोविड महामारी पूर्व के स्तर को पार कर चुकी है? यानी कि उस स्तर को पार कर दिया। आर्थिक गतिविधि जो लॉकडाउन से पहले की थी वैसी आ गई थी, तो किस साल में ऐसा हुआ था? तो ये डेट भी पूछी जा सकती है। ये 13 सितंबर 2020 को ये हुआ था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 सितंबर 2020 तक आर्थिक गतिविधि लगभग लॉकडाउन के पहले के स्तर पर वापस आ गई थी, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट रिटर्न हो गई थी, प्री लॉकडाउन लेवल पे वो आ गई थी। विदेशों से सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाले देशों का सही अवरोही क्रम। सबसे ज्यादा भारत का जो इस बार का रहा है वो 120 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। भारत वैश्विक स्तर पर विदेशों से सबसे अधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला, यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। सेकंड नंबर पर भारत के बाद मैक्सिको आता है, फिर चीन आता है, फिर फिलीपींस आता है, ठीक है। तो भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, और फिफ्थ नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो ये पाकिस्तान है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां पर देखिए, विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी की अगर बात की जाए, अगर शिपमेंट श्रेणी की बात की जाए तो शिपमेंट कैटेगरी में ये भारत का स्थान क्या है? वहां पर अभी आपने पढ़ा था 44 से 38, 6 पायदान सुधार हुआ था। शिपमेंट श्रेणी में और अच्छा स्थान है, 44वें स्थान पर यह था और जस्ट उसके आधे पे आ गया है, अभी 22वें स्थान पर है।
तो शिपमेंट श्रेणी में इसी मेलाजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में ये 22वें स्थान पर है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत यहां पर लिखिए। भारत की कोयला उत्पादन में आयात पर निर्भरता बढ़ी है। इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब सही है, लेकिन ये गलत है। ये जो निर्भरता है ये कम हुई है ना, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की जो निर्भरता है वो कम हुई है। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र है, वैश्विक बाजार हिस्सेदारी उसकी भी ठीक ठाक है, तो ये 3.7% है जो हमारे यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो इसमें वैश्विक भागीदारी 3.7% की है, उसको भी ध्यान रखिएगा। मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है? मिशन लाइफ का उद्देश्य बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मिशन लाइफ का उद्देश्य क्या है? अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ाना, अत्यधिक जल बचाना, मृदा को संरक्षित करना, या इनमें से कोई नहीं। मिशन लाइफ अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देने का मानवीय स्वभाव विकसित हो पाए, इस पे जोर देता है। अत्यधिक वैश्विक खपत जो है वो जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसकी जड़, उसकी रूट की बात की जाए तो यहीं पर है, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी में बात की गई है जो हमारी वेस्टर्न आदतें हैं उनको, वो जो कल्चर है उसको दूर करने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग उपभोक्तावादी हैं। उपभोक्तावाद जो है वो कभी अच्छा नहीं होता है प्रकृति के लिए, तो इस लिहाज से ये मिशन लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, महिला श्रम बल भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। महिला श्रम बल भागीदारी दर 6 वर्षों से बढ़ रही है, यानी कि 17-18 में 23.3% से बढ़कर 22-23 में 37% हो गई है, और ये मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से प्रेरित है। यहाँ पर जो भागीदारी बढ़ रही है वो शहरों में तो श्रम बल में पहले से थी, ऐसा आप कहेंगे, गाँव में भी थी, खेतों में काम करते थे ना। अब गाँव की जो भागीदारी है वो श्रम बल में वो महिलाओं की इसीलिए ज्यादा है क्योंकि खेतों में महिलाएं काम करती हैं, मजदूरी करती हैं महिलाएं, है ना, अन्य कामों में भी वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17-18 में ये 23.3%, तो 22-23 में आप देखेंगे तो 37% हो गई है। तो ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ये प्रेरित है, ठीक है ना। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो व्यक्ति हैं उन्हीं को आप श्रम बल में सही से लेंगे, नहीं तो वो बाल श्रम में आ जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेरोजगारी दर भी निकालते हैं, श्रम बल की भागीदारी निकालते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो लैंगिक दृष्टिकोण से महिला श्रम बल भागीदारी 6 वर्षों में ये बढ़ी है। निम्नलिखित में से गलत कथन आपको चुनना है। भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार वर्तमान मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, अभी कहीं हमने आपको बताया भी था। दूसरा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा विनिर्माता है और शीर्ष 5 निर्यातक देशों में से एक है। अभी एक क्वेश्चन में हमने इस स्टेटमेंट को वहां पर भी रखा था, आपसे गलत पूछा जा रहा है। यहां पर ये दोनों सही हैं, यानी कि गलत कोई भी नहीं है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। गलत पूछा जा रहा है तो आंसर जब आप देंगे तो इस क्वेश्चन में इन चीजों को ध्यान रखा करिए कि पूछा क्या जा रहा है, नहीं तो सही सही आंसर आते आते आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में आयात व निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात की बात की जाए, आयात व निर्यात के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। वित्त वर्ष 24 में निर्यात माल और सेवाओं में 0.15% की वृद्धि हुई, जबकि कुल आयात में 4.9% की गिरावट हुई है। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, तो यहां पर सत्य कथन पूछा जा रहा है, सही कथन। कई बार पहले अगर असत्य कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम वही मान लेते हैं कि इसमें भी असत्य पूछा गया होगा, पहले सत्य कर रहे होते हैं तो अगले में भी सत्य मान लेते हैं। हर क्वेश्चन में पढ़ लिया कीजिए। भारत का सेवा निर्यात मजबूत बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 24 में 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों बातें सही है। निर्यात माल और सेवाओं में 0.15% की वृद्धि हुई है, भले ही बड़ी कम है, लेकिन आयात में जो गिरावट आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4.9% की गिरावट आई है। तो ये आंकड़े याद रखिएगा, जब आप ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी ऐसी बात आंसर में कर रहे हैं, तो वहां पर आप इसको बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सारी बातें आप प्री के साथ साथ मेन एग्जाम में भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं।
बजट पे भी हम जल्द ही आपके सामने सारे प्रश्नों को, जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। हम पूरे तरीके से अपने फॉर्म में आ चुके हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ के इसका लाभ उठाते रहिए। 4 बजे की डेली लाइव क्लास करिए, जिसमें प्री मेन सब कुछ आप पढ़िए। और बाकी किसी भी कोर्स के बारे में कोई जानकारी आपको चाहिए तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं उनमें आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो इस क्लास को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और इसका पीडीएफ उन लोगों को मिल जाएगा जिन लोगों ने करंट अफेयर का एक छोटा सा कोर्स है 189 रुपीज़ का, पूरे साल भर का करंट अफेयर उसमें हमने दिया है। और 189 है या 186 है, जो भी आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें साल भर का पूरा करंट अफेयर का कोर्स है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसमें ये सब कुछ आपको पीडीएफ के साथ मिल जाता है। बाकी आप आरओ पीसीएस के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज और साथ साथ में मेंस एग्जाम के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज को भी हमारे यहाँ से ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।